नमस्कार, मैं नवीन कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिठाना में कार्यरत हूँ। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के एजुसेट टेलीकास्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक 2 पाठ भी दो ध्रुवीयता का अंत पर आज हम चर्चा करेंगे और इससे संबंधित हम ये भी देखेंगे दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है और दो ध्रुवीयता का जो है पतन कैसे हुआ और उसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले परिचय और उसके बाद इस व्याख्यान के उद्देश्य क्या हैं, दो ध्रुवीयता का अर्थ से संबंधित चर्चा करेंगे और अंत के विषय में आपको जानकारी देना, साथ में सोवियत संघ का विघटन और कारण और परिणामों की विस्तृत जानकारी देना ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। साथ ही सोवियत प्रणाली यूएसएसआर, सोवियत सोशलिस्ट यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक और उसकी विशेषताओं की जानकारी देना, साथ में मिखाइल गोर्बाचेव और उसकी आर्थिक नीतियों से संबंधित, और साथ में व्याख्यान का जो क्षेत्र है उस पर एक नज़र डालते हैं। प्यारे बच्चों, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है और दो ध्रुवीयता के कारण क्या है उस पर चर्चा करेंगे। साथ में दो ध्रुवीयता के पतन के क्या कारण थे उस पर भी हम नज़र डालेंगे और साथ में सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का अध्ययन करेंगे। साथ में सोवियत प्रणाली और उसकी विशेषताओं का भी अध्ययन हम इस व्याख्यान में करेंगे। साथ में अंतिम हमारा जो टॉपिक है वो है मिखाइल गोर्बाचेव और उसकी आर्थिक सुधार का अध्ययन करना, अर्थात सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति द्वारा कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं दो ध्रुवीयता का अर्थ और कारण। तो दो ध्रुवीयता का अर्थ से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर हम नज़र डालेंगे कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ था तो उसके बाद जो है विश्व जो है वैचारिक मतभेद के आधार पर दो भागों में बट गया था। एक भाग का नेतृत्व करता था सोवियत संघ जो कि साम्यवादी प्रणाली को अपनाता था, दूसरा जो गुट था वो था अमेरिका का जो कि पूंजीवादी गुट का प्रतिनिधित्व करता था। तो साधारण शब्दों में हम बात करें दो ध्रुवीयता का अर्थ तो विश्व का वैचारिक मतभेद के आधार पर दो भागों में विभाजन दो ध्रुवीयता कहलाती है और इसके बहुत सारे कारण थे। अगर हम कुछ और विस्तृत रूप में हम चर्चा करें तो पूर्वी जो विश्व है, विश्व को भी दो भागों में बांटा गया, पूर्वी विश्व और पश्चिमी विश्व। जहाँ तक हम पूर्वी विश्व की बात करें तो पूर्वी विश्व का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ करता था, जबकि पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था। और साथ में प्रथम और दूसरे विश्व को भी का आधार पर भी विश्व का बंटवारा किया गया। प्रथम दुनिया के वे देश शामिल थे जिसमें अमेरिका और उससे संबंधित जो है विचारधारा को समर्थन करने वाले देश थे। खासकर जो पश्चिम के जो देश थे वो जो है प्रथम दुनिया के थे। और जहाँ तक दूसरी दुनिया से संबंधित बात है सोवियत संघ और उसके समर्थित देशों को दूसरी दुनिया के नाम से कहा जाता है। तो दोनों के वैचारिक मतभेद थे और दोनों ने अपने वैचारिक मतभेद के बहुत सारे साधन अपनाए, विभिन्न मंचों के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। तो दोनों देश जो है एक दूसरे के प्रति जो है अलग ही दृष्टिकोण रखते थे जिससे पूरे के पूरे विश्व राजनीति पर उसका प्रभाव पड़ता था। उसी पर हम प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। तो ये अगर आप कार्टून आप देखेंगे तो अमेरिका और जो कि पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित है, दूसरा साम्यवादी व्यवस्था से संबंधित सोवियत संघ का फोटो है। कारण पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कारण है कि दोनों देशों में महाशक्ति बनने की होड़। तो दोनों के दोनों देश जो सोवियत संघ था और अमेरिका था विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे और दोनों के दोनों देश जो है महाशक्ति बनना चाहते थे। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर के जो है दोनों में होड़ शुरू हुई थी
और दूसरे विश्व युद्ध से 1945 से लेकर के 1991 तक ये जो शीत युद्ध का दौर रहा था, तो दोनों में काफी जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा रही। अगला है कि सैनिक गठबंधन। किसी भी देश का प्रभुत्व में सैनिक गठबंधन का काफी अहम योगदान रहता है। तो ऐसा ही सैनिक संगठन दोनों के दोनों देशों ने विभिन्न सैनिक संगठन बनाए। अगर साधारण शब्दों में अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो 4 सैनिक संगठन थे जो महत्वपूर्ण थे, शीतकाल के दौरान बनाए गए। जो पहला सबसे पहले जो बनाया गया 1949 में नाटो आया, जो अमेरिका और अमेरिका से जो समर्थित देश थे उन्होंने 1949 में सबसे पहले नाटो सैनिक संगठन आया। उसके बाद में सीटो 1954 में आया और सेंटो 1955 में अस्तित्व में आया। तो 3 जो सैनिक संगठन थे, नाटो, सीटो और सेंटो, वो अमेरिका और समर्थित देशों ने बनाया था। और चौथा महत्वपूर्ण जो सैनिक संगठन है वो है वार्सा पैक्ट, जो कि सोवियत संघ और उसके समर्थित देशों ने 1955 में उसका निर्माण किया था। तो वर्तमान समय में भी हम बात करें सैनिक संगठनों गठबंधनों की, तो केवल नाटो ही वर्तमान समय में है, बाकी जो है धीरे धीरे उनका जो है प्रभुत्व समाप्त हो गया और वो सैनिक गठबंधन भी समाप्त हो गए हैं। तो नाटो वर्तमान समय में भी है। तीसरा प्रमुख कारण था प्यारे बच्चों, यूरोपीय देशों का प्रभावहीन होना। इसका अर्थ ये था कि प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में हमेशा ही जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ यूरोपीय जो है महाद्वीप को। तो यूरोप को प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जन और धन की हानि हुई वो सबसे ज्यादा यूरोपीय महाद्वीप में हुई। जो यूरोपीय महाद्वीप में ज्यादा प्रभुत्व वाले या शक्तिशाली देश थे, जिसमें फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली और जर्मनी थे। तो 2 देश जो फ्रांस और ब्रिटेन था, हालांकि वो जीत गए थे, लेकिन जीतने के बाद उनकी इतनी अपार जो है जन और धन हानि हुई थी, तो उनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म भी हो गई थी और यूरोप पर प्रभुत्व जमाने में वो नाकाफी थे। और जो दूसरे महत्वपूर्ण देश थे, जहां तक हम बात कर रहे हैं इटली की और जर्मनी की, वो काफी मतलब उनकी हार भी हुई थी, काफी बुरी तरह से वो इस युद्ध में जो है परास्त हुए थे। तो इस कारण जो है यूरोपीय महाद्वीप जो है बिल्कुल ही प्रभावहीन हो गया था। इसके कारण विभिन्न देश उसमें अपना प्रभुत्व बनाना चाह रहे थे। खासकर दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ इसको लेकर के आपस में संघर्ष कर रहे थे। और जहां तक यूरोप के हम पूर्वी भाग पर देखें तो सोवियत संघ का नियंत्रण था, जबकि पश्चिमी जो है यूरोप है वो अमेरिका और उसके जो साथी और समर्थित पूंजीवादी देश थे उनके नियंत्रण में था। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण था 2 ध्रुवीयता का। और चौथा है कि वैचारिक मतभेद। इसका अर्थ यही है कि वैचारिक मतभेद सिर्फ पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्था के आधार पर था। पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। इस आधार पर भी दोनों के दोनों विचारधारा में जो है दिन रात का जो है अंतर है, क्योंकि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो खुलेपन की और जो है अत्यधिक बाजार जो है उपलब्ध कराने पर जोर देती है, जबकि साम्यवादी एक ऐसी व्यवस्था है जो समाजवाद से प्रेरित है, जिसमें समाज के हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाता है। तो इस वैचारिक आधार पर भी दोनों देशों में काफी मतभेद थे। और 5th जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, राजनीतिक और आर्थिक नीतियां। तो दोनों के दोनों देशों की अलग अलग राजनीतिक और आर्थिक नीतियां थी। जहां तक हम बात करें सोवियत संघ की, तो उन्होंने कोमिकोन नाम से पूर्वी यूरोप को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना चलाई थी, जबकि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप को सहायता देने के लिए जो है मार्शल योजना 1948 में चलाई थी। और इसका चलाने का उद्देश्य यही था कि भाई कहीं पश्चिमी जो यूरोप है वो साम्यवादी प्रभुत्व के नियंत्रण में न आ जाए, ताकि उनको ऐसी वित्तीय सहायता दी गई जिससे अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकें और यूरोप दोबारा से खड़ा हो सके। तो दोनों ही जो है यूरोप में अपनी अपनी अलग अलग आर्थिक नीतियां स्थापित किए हुए थी। आगे है अंतिम की परमाणु परीक्षण। तो शीत युद्ध के खत्म करने में भी परमाणु जो हथियारों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका ने
जुलाई 1945 को प्रथम बार परमाणु बम का परीक्षण किया था और परमाणु बम का प्रयोग सबसे पहले जो है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में किया गया था। तो उसके विनाश को देखते हुए विश्व में ऐसी जो हथियारों की होड़ लग गई थी, लेकिन इन हथियारों को प्राप्त करने के बाद कोई भी देश जो है इस हथियारों को जो है इस्तेमाल के लिए या उनके प्रयोग करने से डर रहा था, क्योंकि अगर युद्ध समाप्त होता, परमाणु हथियारों का प्रयोग होता तो पूरा का पूरा विश्व जो है विनाश के कगार पर पहुंच जाता। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं दो ध्रुवीयता के पतन के क्या कारण थे, क्यों दो ध्रुवीय व्यवस्था जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था में सिमट गई। तो उसका सबसे पहले कारण है कि सोवियत संघ का कमजोर हो जाना। ये सोवियत संघ जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसकी जो रूबल मुद्रा थी उसका अमान्य मूल्य जो है काफ़ी घट गया था। मुद्रास्फीति की दर काफ़ी बढ़ गई थी। खाद्यान्न संकट पैदा हो गया था। उद्योगों में जो है उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आई थी और धीरे धीरे जो है उसकी जो पतन के कारण बने। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अमेरिका गुट का पहले जैसा प्रभावशाली न होना। इसका अर्थ यही है कि अमेरिका हालांकि उस समय काफ़ी प्रभावशाली था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण अमेरिका का प्रभुत्व घटा। एक तो नाटो ही था कि नाटो में उसके जो साथी सदस्य थे, जैसे ब्रिटेन की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, तो अमेरिका कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाह रहा था कि जिससे उसके जो है साथी सदस्य नाराज हो जाएं, तो वो अपना प्रभुत्व का वहाँ प्रयोग भी कम कर रहा था। साथ में दो ऐसी चीज़ें थी, स्वेज नहर संकट जो कि 1956 में आया, जिसमें जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर जो है आक्रमण कर दिया था। तो उस समय भी काफ़ी जो है राजनीतिक घटनाक्रम घटा, जिसके कारण अमेरिका का विश्व का ध्यान जो है शीत युद्ध से हटकर दूसरी चीज़ों पर चला गया था। दूसरा वियतनाम संकट जो कि 1955 से 1975 तक हुआ है, तो ये अमेरिका के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वियतनाम संकट माना जाता है कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसमें उसको काफ़ी अपार और धन की हानि हुई थी। तो प्यारे बच्चों, तीसरा महत्वपूर्ण है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का उदय। इसका अर्थ यही है कि उस समय जब 1955 में पहली बार जो है बांडुंग सम्मेलन हुआ था और इस बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता की आंदोलन की नींव पड़ी थी। और हालांकि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था, तो बहुत सारे जो देश थे वो गुट निरपेक्षता को महत्व दे रहे थे। प्यारे बच्चों, आपके लिए समझना ये भी जरूरी है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो विश्व का जब दो गुटों में विभाजन हो रहा था, तो दोनों गुटों से अलग रह करके अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करना जो है गुट निरपेक्ष कहलाता है। और गुट निरपेक्षता पर हम जो है साधारण जो जानकारी वो ये है कि वर्तमान समय तक 18 गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हो चुके हैं और वर्तमान में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की जो संख्या है वो है 120। तो इस कारण भी जो है दो ध्रुवीयता का जो है धीरे धीरे पतन हो गया गुट निरपेक्षता के कारण। फोर्थ है तीसरी दुनिया का उदय। अब विश्व को 3 दुनिया में विभाजित किया जाता है। पहली दुनिया अमेरिका या पूंजीवादी समर्थित वो देश थे जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरी दुनिया सोवियत संघ और साम्यवादी व्यवस्था वाले जो देश थे उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। बात आती है तीसरी दुनिया का। प्यारे बच्चों, तो तीसरी दुनिया में वे देश शामिल थे जो लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, दक्षिण अमेरिका के कुछ महाद्वीप हैं और दक्षिण अफ्रीका के कुछ महाद्वीप हैं। ये सभी के सभी जो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं जो लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए, जो कि किसी न किसी रूप में अन्य देश के जो है प्रभुत्व में रहे या उनके उपनिवेश रहे, तो उनको तीसरी दुनिया कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आगे हम चर्चा करेंगे परमाणु शक्ति का विस्तार। 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका अर्थ यही था कि जहां हमने पहले भी जिक्र किया है कि अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहली बार जो है परमाणु बम का परीक्षण किया था
और सोवियत संघ ने 1961 में और चीन ने 1964 में जो है परमाणु परीक्षण या परमाणु क्षमता हासिल कर ली थी। तो इसके कारण जो है विनाश को देखते हुए उस समय तक जो है परमाणु हथियारों की होड़ जरूर लगी थी, लेकिन पहले प्रयोग जो है करने से हर एक देश उस समय डर रहा था, जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है शीत युद्ध जो है पतन की ओर चला गया। हालांकि भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। प्यारे बच्चों, आगे हम चर्चा करते हैं नई आर्थिक केंद्रों का उभरना। इसका अर्थ यही है कि जो है हालांकि जैसे यूरोप में कुछ ऐसे यूरोपीय संघ के नाम से जो एक संगठन बना था स्टार्टिंग में, उसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। तो इसका स्थापना का एक ही उद्देश्य था कि यूरोप के देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और अर्थव्यवस्था को एक किया जाए, ताकि जो उनका अधिक से अधिक विकास हो सके। हालांकि धीरे धीरे जो है 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदल करके यूरोपीय संघ कर दिया गया और वर्तमान में यूरोपीय संघ सबसे अधिक जो है लाभकारी या व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कुछ ऐसे नए आर्थिक केंद्र उभरे जिससे दुनिया का ध्यान जो है दो ध्रुवीयता के आपसी तनाव संघर्ष से हट करके विकास की ओर गया, जिसमें यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा था आसियान। आसियान जो है पूर्वी एशिया के वे देश शामिल थे जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और ये भी विश्व में व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बात करते हैं तीसरा और जो है क्षेत्रीय संगठन की, जिसको सार्क कहते हैं। दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, जिसमें भारत भी सदस्य है और सार्क में वर्तमान समय में 8 देश शामिल हैं। तो इन ऐसे क्षेत्रीय संगठनों का उभार हुआ जिससे विश्व का ध्यान जो है शीत युद्ध से हट करके जो विकास की ओर चला गया। प्यारे बच्चों, बात करते हैं सोवियत संघ का विघटन। तो अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये सोवियत संघ का मैप है, जिसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो रूस का है। एक सबसे बड़ा जो क्षेत्र है रूस का है और रूस समेत जो है 15 गणराज्यों से मिला करके सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। सोवियत संघ जो अस्तित्व में आया था बोल्शेविक क्रांति 1917 के बाद आया था। तो हम बात कर रहे हैं कि सोवियत संघ का जो है 15 उस गणराज्यों में विभाजन कब हुआ, तो विभाजन हुआ 26 दिसंबर 1991 को और इससे पहले वाले दिन 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद में जो है 31 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ विश्व मानचित्र पर हमेशा के लिए जो है समाप्त हो चुका था। प्यारे बच्चों, आगे हम दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों सोवियत संघ के विघटन का जो है उसके कारण थे। सोवियत संघ का विघटन विश्व राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विश्व को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि 15 गणराज्यों का एक ऐसा संगठन क्यों जो है विघटित हो गया, क्यों उसका विभाजन हो गया, और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कारण है कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का अंदरूनी रूप से कमजोर होना। इसका अर्थ यही है कि सोवियत संघ की जितनी भी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी वो काफी हद तक जो है कमजोर हो चुकी थी। जहां अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो नए नए तरीके या सुधार नीतियां चलाई जा रही थी वो सुधार की अपेक्षा विनाश का कारण बने। दूसरा है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। इस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि शीत युद्ध के दौरान जो है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी। इसका कारण यह था कि सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो जो है हथियारों के उत्पादन पर लगा रहा था या परमाणु शक्ति प्राप्त करने में लगा रहा था और देश के विकास या जन कल्याण के कार्य जो है नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसके आर्थिक जो है हालात खराब होते चले गए। प्यारे बच्चों, आगे हम तीसरा महत्वपूर्ण है कि कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका। सोवियत संघ में 1917 से लेकर के 1991 तक कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग 70 सालों तक उनका
जो है शासन रहा। इस 70 सालों के दौरान जो पार्टी की भूमिका थी वो काफ़ी संदेहपूर्ण जो है शंकापूर्ण रही, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जवाबदेही पार्टी नहीं थी। इसके कारण भी बहुत सारी ऐसी नीतियां लागू की गई जिससे अर्थव्यवस्था के सुधरने की अपेक्षा जो है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। चौथा महत्वपूर्ण कारण है प्यारे बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव की आर्थिक नीतियां। मिखाइल गोर्बाचेव जो है 11 मार्च 1985 के सोवियत संघ के महासचिव बने थे और 1988 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां जो है शुरू की जिससे उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने की अपेक्षा विनाश की ओर चली गई। पांचवा महत्वपूर्ण है सोवियत संघ का कमजोर नेतृत्व। हालांकि जो बोल्शेविक क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन और निकिता क्रुश्चेव और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो है मिखाइल गोर्बाचेव जैसे महत्वपूर्ण सोवियत नेता हुए जिन्होंने अपने चमत्कारी प्रदर्शन से सोवियत संघ को अमेरिका के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन बीच के शासन में कुछ ऐसे दौर रहा जिसके कारण जो है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी कमजोर हो गई। इसके कारण भी सोवियत संघ का पतन हुआ। और राष्ट्रीयता का भावना का और संप्रभुता का उभार, इसका अर्थ यही है कि 1991 में आते आते विश्व में बहुत सारे देश आज़ादी की हुंकार भर चुके थे। तो सोवियत संघ गणराज्य भी अपने जो है जो संघ से अलग होकर के अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। तो इसके कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। प्यारे बच्चों इसके साथ अंतिम पॉइंट है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जो है 1990 में हुआ और जर्मनी के एकीकरण से पहले जो है जर्मनी के एकीकरण जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। इससे पहले बर्लिन की जो उसकी राजधानी थी उसकी दीवार जो है वो 1989 में गिराई गई थी। तो प्यारे बच्चों ये सोवियत संघ के पतन के कारण थे। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के पतन के क्या परिणाम निकले। सबसे पहले कि हथियारों की होड़ जो है समाप्त हो गई। दो ध्रुवीयता के दौरान जो है दोनों देश परमाणु क्षमता हासिल करने के लिए हथियार जो है क्षमता बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे, वो हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। दूसरा था कि विश्व में शांति की स्थापना हुई। शीत युद्ध का दौर था 1945 से लेकर के 1991 तक जो है काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहा और दोनों जिसके कारण जो है विश्व में काफ़ी जो है तनाव और चिंता का जो समय रहा। तो धीरे धीरे सोवियत संघ के विघटन के बाद में विश्व ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे शांति स्थापित होती चली गई। तीसरा महत्वपूर्ण था कि अमेरिका की जो है वर्चस्व की स्थापना हुई। तो अमेरिका का प्रभुत्व सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो है काफ़ी बढ़ गया और विश्व में दो ध्रुवीयता से एक ध्रुवीयता की व्यवस्था कायम हो गई और एक ध्रुवीय व्यवस्था का नेतृत्व हुई, क्योंकि अमेरिका एक ध्रुवीय व्यवस्था रहा जो कि पूंजीवादी व्यवस्था की नेतृत्व करता था। तो उस समय जो है अमेरिका का ऐसा माना गया कि पूंजीवादी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और साम्यवादी व्यवस्था जो है विनाश का कारण बनती है। तो उस समय माना गया कि पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है विश्व राजनीति में नई समीकरण बने। सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो है रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी चुना गया और साथ में ये भी देखा गया कि सोवियत संघ के जो संबंध भारत के थे तो उस समय हमने अपने भारत के रूप में सोवियत संघ के रूप में अपना एक विश्वसनीय साथी खो दिया था। हमने जो है रूस के साथ में बेहतर संबंध बनाने के प्रयास किए। साथ में 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी के शुरू में ही 2003 के पास हमने अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। तो इस प्रकार जो है विश्व राजनीति में भी कई जगह नए समीकरण बने, साथ में एशिया में भी कई नई समीकरण बने। प्यारे बच्चों आगे है कि सैनिक गठबंधनों का महत्व जो है कम हो गया। जो चार महत्वपूर्ण सैनिक संगठन थे नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जो है, जिसमें से नाटो को छोड़कर अन्य 3 सैनिक संगठनों की समाप्ति हो गई और जो है इसके बाद में उनका महत्व कम हो गया। साथ में एशियाई राजनीति के नए उभार हुए। साथ में कुछ क्षेत्रीय जो संगठन थे जैसे यूरोपीय संघ है, आसियान है, सार्क है, इनका महत्व काफ़ी बढ़ गया।
आगे है यूरोपीय देशों में पारस्परिक सहयोग और समृद्धि हुई वृद्धि हुई। तो इसमें सबसे पहले यही है कि जो यूरोपीय देश थे जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का जो अखाड़ा था उसके कारण जो है यूरोप को सबसे अधिक हानि हुई थी। तो यूरोप ने अपने आप को संभाल करके एक अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा किया और साथ में जो है जिससे आपस में जो पारस्परिक सहयोग हुआ उसके ही अंतर्गत जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो धीरे धीरे जो है दो सारे के जैसे जर्मनी का एकीकरण भी हो गया था, साथ में जो है आपस में जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में आपसी व्यापारिक संबंध शुरू हो गए थे जिसके सकारात्मक प्रभाव आए। गुटनिरपेक्ष नीति को बढ़ावा दिया गया या उसको बढ़ावा मिला। तो गुटनिरपेक्ष नीति जो शुरू में से ही अलग एक ऐसी नीति थी जिसमें दोनों गुटों से अलग रहकर राष्ट्र हितों की प्राप्ति करना था। तो उस समय विश्व का जो रुझान है वो धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष नीति की ओर बढ़ने लगा। अंतिम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में वृद्धि हुई, क्योंकि पहले सोवियत संघ ही अकेला एक सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा था। उसके बाद 15 गणराज्यों में बट गया तो सभी के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। तो इस प्रकार जो है उसकी सदस्यों में वृद्धि हो गई। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, सोवियत प्रणाली यूएसएसआर क्या है और उसका क्या अर्थ है। तो सोवियत प्रणाली जिसको यूएसएसआर यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक कहते हैं, ये आया 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद। जो 1917 से पहले रूस में पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है रूस में पूंजीवादी व्यवस्था को छोड़ करके समाजवादी साम्यवादी जो व्यवस्था थी उसकी ओर बढ़ना सोवियत प्रणाली कहते हैं। और ये बोल्शेविक जो रूस के जो मजदूर दल के नेता के बहुसंख्यक लोग थे उनको बोल्शेविक कहा जाता था, उनके द्वारा बोल्शेविक क्रांति का परिणाम जो है दिया गया था। और साथ में यूएसएस प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था को छोड़ करके साम्यवादी व्यवस्था की ओर बढ़ना था। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले दूसरी दुनिया का नेतृत्व, क्योंकि सोवियत प्रणाली जो है उसका नेतृत्व सोवियत संघ करता था और सोवियत संघ दूसरी दुनिया का नेतृत्व करता था और प्रथम दुनिया का नेतृत्व अमेरिका करता था। भूभाग की विशालता तो जो है सोवियत संघ तथा उसके जितने भी 15 गणराज्य थे वो सारे के सारे जो है बड़ी विशाल भूभाग उनके पास में था। रूस का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कि एशिया में सबसे बड़ा देशों में से एक है, बहुत विशाल क्षेत्र था। तो पूरे विश्व पर ज़्यादातर हिस्सों पर जो है पूर्वी दुनिया में जो है सोवियत प्रणाली का प्रभुत्व दिखाई देता था विशाल भूभाग की विशालता के कारण। तीसरा महत्वपूर्ण है केंद्रीय नीति को अपनाया गया। पहले जो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया था उसके बाद सोवियत क्रांति के बाद केंद्रीय नीति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था वहां पर शुरू हुई जिसके कारण केंद्रीय नीति को बढ़ावा दिया गया। बहुराष्ट्रीयता, इसका अर्थ यही है कि सोवियत गणराज्य में 15 देश शामिल थे, इस कारण वहां बहुराष्ट्रीयता कहा जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ यही है कि 15 गणराज्यों में कुछ ऐसे भी गणराज्य थे जिनकी प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार था जिसके कारण जो है उनकी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं इसके आगे छठे महत्वपूर्ण पे, नागरिकों के मूल अधिकारों की सुविधाओं की आपूर्ति की गई। जिसमें गरीबों को, अपंगों को या बेसहाराओं को वित्तीय सहायता दी गई। साथ में राज्य द्वारा रोजगार की गारंटी दी गई कि प्रत्येक नागरिकों को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। साथ ही साम्यवादी दल की प्रधानता रही। प्यारे बच्चों, 1917 से लेकर के 1991 तक जो है सोवियत संघ पर साम्यवादी दल की प्रधानता रही। 70 सालों तक लगभग उन्होंने राज किया और इन्हीं की प्रधानता रही। निजी स्वामित्व का जो है अभाव था। इसमें जो है ज़्यादातर ऐसे चीज़ों को, ऐसी नीतियों को अपनाया गया जो पूंजीवाद का विरोध करते थे। तो निजी स्वामित्व को उन्होंने खत्म किया साम्यवादी प्रणाली में। अब प्यारे बच्चों,
मिखाइल गोर्बाचेव और उसकी आर्थिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने हालांकि कुछ ऐसे सुधार कार्यक्रम चलाए थे, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। उन्हीं पर चर्चा हम करते हैं। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव जो है सोवियत गणराज्य के अंतिम राष्ट्रपति थे, जो कि 11 मार्च 1985 को सोवियत संघ के महासचिव बने और 1988 में राष्ट्रपति बने, जो कि 25 दिसंबर 1991 तक रहे। 25 दिसंबर 1991 को उन्होंने इस्तीफा दिया था। शीत युद्ध की समाप्ति पर अहम योगदान उनका माना जाता है। उनका मानना था कि बहुत सारी जो समस्याओं का हल जो है बातचीत के माध्यम से निकल सकता है। साथ ही आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। सोवियत गणराज्य में जब सोवियत संघ के जब वो महासचिव बने थे तो उन्होंने कुछ ऐसी आर्थिक नीतियों की शुरुआत की थी, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, कि जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को बूस्टअप देने के लिए, नए रोजगार पैदा करने के लिए, उद्योगों की हालात सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास उन्होंने किए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। जर्मनी के एकीकरण में सहायक रहे। जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। इन्होंने उनका समर्थन किया था। साथ में और सोवियत विखंडन का आरोप इन पर लगाया गया, क्योंकि इनके इस्तीफे के अगले दिन 26 दिसंबर 1991 को सोवियत गणराज्य का विघटन हो गया था। तो उनका जो आरोप भी है मिखाइल गोर्बाचेव पर ही लगा। प्यारे बच्चों, उनकी कुछ नीतियां हैं, उन पर हम बात करते हैं। दो महत्वपूर्ण नीतियां हैं, ग्लास्नोस्त और जो है पेरेस्ट्राइका। जो जहां तक हम पहली नीति है, जो ग्लास्नोस्त है, वो सोवियत नीति के सरकारी जितने भी संस्थान थे उनमें ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने खुलेपन का जो है पारदर्शिता लाने के लिए खुलापन और जो है लोगों के विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति उनको प्रदान की गई थी। इसका जो है काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि ज़्यादातर जो जितने भी सोवियत गणराज्य थे उनका राष्ट्रीयता के उभार जो है उन्होंने फिर स्वतंत्रता की चाह के रूप में उसको अभिव्यक्त किया। साथ में हम पेरेस्ट्राइका के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक सी प्रणाली थी जो जितनी नीतियां साम्यवादी प्रणाली में पहले चलाई गई थी उनका जो है बदलाव पर आधारित थी। वो उसको चेंज चाह रहे थे और मिखाइल गोर्बाचेव ने इसकी अनुमति दी थी, जिसके कारण जो है सोवियत संघ का विघटन का कारण भी यही दो नीतियों को मानते हैं। प्यारे बच्चों, क्या हालात सुधरे? तो हम कह सकते हैं कि हालात सुधरने की अपेक्षा जो है हालात और अधिक खराब हो गए। धीरे धीरे सोवियत संघ जो है विघटन की ओर चला गया। प्यारे बच्चों, अब हम इस व्याख्यान में महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत का एक उदाहरण बताओ, या जो है क्या कारण था कि जिससे दो ध्रुवीयता की व्यवस्था खत्म हो गई। बस जी हाँ, इसका महत्वपूर्ण था कि सोवियत जो है संघ था वो अंदरूनी रूप से कमजोर हो गया था। दूसरा महत्वपूर्ण है प्रश्न जो है वो है दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? जी प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण है कि सोवियत यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ, यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। फोर्थ महत्वपूर्ण है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, जो कि 1988 में राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 26 दिसंबर 1985 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। जर्मनी की दीवार को कब गिराया गया? जी हाँ प्यारे बच्चों, जर्मनी की दीवार को 1989 में गिराया गया, जिसमें बर्लिन की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी का एकीकरण इसके एक साल बाद 1990 में हुआ। और प्यारे बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगे और गृह कार्य अपने प्राध्यापकों से चेक कराएंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए, दो ध्रुवीयता का क्या कारण है और इसका क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता की समाप्ति के क्या कारण थे? क्यों दो ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई? दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण हैं? और तीसरा महत्वपूर्ण है सोवियत संघ के विघटन का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? फोर्थ है मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? उनकी सुधार नीतियों का भी वर्णन आपने विस्तार से वर्णन करना है।
और अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, सोवियत प्रणाली और उसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करना है कि यूएसएसआर प्रणाली क्या थी और उसकी विशेषताएं क्या थी। तो यही था प्यारे बच्चों, उम्मीद है इस व्याख्यान में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अपने प्रश्नों को, गृह कार्यों को अपने प्राध्यापकों से जो है चेक कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।